तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका मैं आप लोगों के लिए क्लास 11 फिजिक्स से यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उस वे से इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ये बहुत ज़्यादा मार्क्स का आएगा या फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। ये उस वे से इंपॉर्टेंट है कि आप इसके कंसेप्ट को यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर्स में। लाइक यूनिट्स आप नो डाउट यूज़ करने वाले हैं। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हम सीखेंगे वो है आपके पास डायमेंशनल फार्मूला, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आने वाले लगभग हर एक चैप्टर में आप डायमेंशनल फार्मूला एंड यूनिट्स का आप लोग क्या करने वाले, यूज़ करने वाले। तो आप कह सकते हैं कि आप लोगों का यहाँ पे एक बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड होने वाला है। सिग्निफिकेंट फिगर्स आप बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हो। राउंडिंग ऑफ आपको मालूम है, बचपन से हम राउंड ऑफ करते आ रहे हैं वैल्यूज़ को। तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके ये मैं आपको साथ साथ में ये जरूर बताते चलूँगा कि भाई कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा मतलब प्रॉपर तरीके से ध्यान देना है, उस पर कौन से ज़्यादा आगे आने वाले मतलब चैप्टर्स में यूज़ होंगे, कौन सी चीज़ें 12th में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। सारी चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर चलेंगे, जीरो से आपको हीरो बना देंगे। बस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, साथ साथ में नोट्स बनाते जाना है। क्योंकि दूसरे के नोट्स पे के भरोसे अगर आप रह गए तो समझ लीजिए आप गए, ठीक है ना। तो इस बात का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है कि नोट्स खुद के होने चाहिए। किस तरीके से आपको कहाँ तक समझ आता है उस हिसाब से आप नोट्स बनाएं। जो नहीं आता है उसको एक बार और देखकर बहुत अच्छे तरीके से ज़्यादा डिटेल में उसको लिखने की कोशिश करें। और जो आपको बहुत अच्छे से आता है उसको ना भी लिखेंगे तो भी आपके लिए चलेगा। आ रही बात समझ में। तो नोट्स बनाने का भी एक तरीका होता है। आइए यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे। हमारे फिजिक्स में ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हद से ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये होते क्या हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए डेफिनेशन वगैरह देखिए आपसे 11th क्लास में उतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती है, लाइक ये फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, क्योंकि दीज आर द बेसिक बेसिकली कंसेप्ट, राइट, बेसिक डेफिनेशंस। तो ये डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। कहा जाता है ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिक्स के ऐसे कुछ क्वांटिटी की हम बात करेंगे जिसे आप या तो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं या तो आप उसे इनडायरेक्टली मेजर करेंगे। तो ऐसी चीजों को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब डायरेक्टली मेजर किसको आप कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास मास हुआ, आप डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, लाया तराजू भाई रखा वेइंग कर दिया। इस टाइप की चीज़ों को लेंथ मीटर स्केल लिया मेजर कर दिया। तो इसको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली मेजर जो है वो कर लेते हैं, ठीक है। उसी टाइप से आपके पास डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर करने वाले में आपके पास जो आते हैं मतलब कुछ भी आपके पास फिजिक्स में बताता हूँ, एग्जांपल देना बहुत ज़्यादा आसान है इस वाले में फिजिकल क्वांटिटीज में, कि भाई जैसे डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, जितने भी टर्म्स आपने फिजिक्स में पढ़े हैं ना सारे उतार दीजिए यहाँ पे। या तो वो डायरेक्टली मेजर हो सकते हैं या तो वो इनडायरेक्टली तो मेजर हो ही जाएंगे फॉर्मूला का यूज करके। आ रही है ना बात, तो बात समझ में। तो इसको हम कहते हैं बेसिकली फिजिकल क्वांटिटीज। एक्सेलरेशन हो गया, डेंसिटी हो गए, ये सारी चीजों को कर दीजिए मेजर, लिख दीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल में, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। आइए आगे की बात करते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहला है आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा है आपके पास डेराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है ना। इसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के नाम से भी कई जगह पे लिखा रहता है, फंडामेंटल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट ठीक है अभी के लिए आपको समझना फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक है। अच्छा ये कौन कौन से क्वांटिटीज होते हैं, कहते हैं ये वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच आर इंडिपेंडेंट, दे आर नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, बिल्कुल अलोन है, उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं है, हम आपके पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, आप हम पे डिपेंड कर रहे हैं। जो दूसरी चीजें हैं वो इन पे डिपेंड करते हैं। बेसिक यूनिट्स इसको हम कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हम इसको कहते हैं। समझाता हूं किस तरीके से। जैसे कि आपके पास जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो टोटल होते हैं 7, ठीक है ना। टोटल होते हैं बेसिक वाले 7 और दो और होते हैं जो एंगल की ओर इंडिकेट करते हैं, उसकी भी हम बात अभी करेंगे। तो उसमें से जो 7 है वो देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो वो 7 के 7 यहाँ पे आपके सामने जो है वो लिखा हुआ है, देखिए। पहला आपके पास मास, ठीक है, पहला आपके पास मास। आपने कभी ऐसा पर्टिकुलर मास का डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं सुना होगा कि मास का फॉर्मूला दिस अपॉन दिस या फिर दिस इनटू दिस अपॉन समथिंग, ऐसा कुछ होता है, ऐसा नहीं सुना होगा। मास क्या है, इंडिपेंडेंट है। मास क्या है, इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज
लेंथ का भी बिल्कुल सेम ऐसा ही है, कोई ऐसा पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं देखा होगा। इसका फॉर्मूला बन जाता है बट दूसरे के फॉर्मूले से बनते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक्चुअल दूसरे क्वांटिटीज में ये यूज होते हैं, ये सबसे ज्यादा बेसिक होते हैं। अभी मैं एग्जांपल देकर समझाऊंगा। नेक्स्ट है टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या फिर इसी को कई बुक में क्वांटिटी ऑफ मैटर से लिखा हुआ रहेगा, तो डरने की जरूरत नहीं, दोनों ही आपके पास सेम चीजें हैं। ठीक है, इनके कुछ यूनिट्स पे ध्यान देते हैं। यूनिट्स, इनके यूनिट्स क्या होते हैं? किलोग्राम, ठीक है, लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, और करंट के लिए एम्पियर। यहाँ तक तो आपको मेरे हिसाब से मालूम ही होगा। यस, ये 5 के 5 जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कमाल वाली बात देखिएगा, यही ये जो 5 है वो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड है। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और उसका होता है कैंडेला, और दूसरा होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसको मोल से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल होती है इसकी यूनिट। अब इनके कुछ सिंबल्स भी होते हैं, वो भी आपको ध्यान रखना है। ये जो यूनिट्स हमने आपके लिए लिखे हैं, ये जो यूनिट्स लिखे हैं, इनके क्या होते हैं? कुछ सिंबल्स होते हैं। जैसे किलोग्राम के लिए केजी, मीटर के लिए एम, सेकंड के लिए स्मॉल एस, केल्विन के लिए के, है ना, एम्पियर के लिए कैपिटल ए, कैंडेला के लिए सी डी, एंड मोल के लिए एम ओ एल। ध्यान दीजिएगा, जब हम यूनिट बताते हैं तब उसको हम मोल बोलते हैं, एम ओ एल ई, बट जब हम लिखते हैं तो जब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देते हो तो एम ओ एल ही होता है। तो ये बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होते और ये गलती करते हैं यूनिट लिखते टाइम। जब वो लिख रहे होते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, केजी तो लिख देंगे किलोग्राम का, एम ओ एल ई लिख देते हैं मोल के लिए, तो वो चीज़ विच इज़ रॉन्ग। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि इसका सिंबल एम ओ एल है, एम ओ एल ई नहीं है। ठीक है, नाम है एम ओ एल ई, ठीक है, यूनिट का नाम। तो ये एक बार फटाफट दिमाग में बिठाइए, दिमाग में बिठाइएगा। क्या है? टोटल 7। कौन कौन से? मास, लेंथ, टाइम। यस, ये मास, लेंथ, टाइम, ये सबसे ज़्यादा 11th क्लास की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे ज़्यादा आप यूज़ करेंगे वो यही 3 है, मास, लेंथ, टाइम। उसके बाद आपको 2 और याद रखना है, टेम्परेचर और करंट। तो टेम्परेचर और करंट तो याद रह जाएगा, तो ये 5 आपको तो याद हो ही गए साफ साफ। और 2 को अलग से बनाइएगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को अलग से याद रखना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास टोटल 7। तो 7 फंडामेंटल बेसिक क्वांटिटीज जो है वो मैंने आप लोगों को अभी जस्ट बता दिया, विद देयर यूनिट्स एंड द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर यूनिट्स ऑल्सो। राइट, तो ये चीज़ अभी जस्ट आपको साथ साथ में याद हो जाना चाहिए, कोई बात का झंझट नहीं रखना भाई, साथ साथ में उड़ाओ इसको। याद हुआ? चलो फटाफट सुनाओ भाई। इसको नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा। पहला क्या था? मास, दूसरा क्या था? लेंथ, तीसरा क्या था? टाइम। मास, लेंथ, टाइम तीनों याद हो गया। फिर क्या था आपके पास? टेम्परेचर। फिर क्या था आपके पास? करंट। इलेक्ट्रिक करंट बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो टेम्परेचर और करंट मिलाकर टोटल कितने हो गए? 5। छठा क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आप लोगों ने देखा होगा जैसे लाइट है, लाइट की कभी इंटेंसिटी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी CD बोले तो कैंडेला यूनिट का यूज किया जाता है। उसके बाद एक लास्ट में जो बच जाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या फिर क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर कितना है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते थे मोल से। तो देखिए याद हुआ मेरे हिसाब से, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और साथ में उससे पहले क्या था? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये 7, ये 7 के 7, ये इस 7 के 7 आपको तुरंत के तुरंत याद हो जानी चाहिए। हो गया होगा मेरे हिसाब से। चलिए साथ साथ में नोट्स जरूर बनाते जाइएगा भाई, बड़ी दिक्कत होगी आगे चल के, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जितना आपने 10th में पढ़ा है ना, उसका कुछ नहीं तो 3 टाइम्स सिलेबस आप यहाँ पे पढ़ने वाले। फिर से सुन लीजिए, जितना आपने 10th क्लास में चीज़ों को पढ़ा है उसका कुछ नहीं तो आप 3 टाइम्स या फिर 4 टाइम्स कर लीजिए, उतना ज़्यादा सिलेबस आप यहाँ पे 11th क्लास में कवर करने वाले हैं। अब एक टॉपिक के ऊपर आपको पूरी की पूरी रामायण देखने को मिलेगा, तो इस चीज़ का प्रॉपर ध्यान रखना है कि अगर आपने गलती से साइंस ले ली तो भाई साहब बहुत ज़्यादा, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ही अच्छे तरीके से टाइम जो है वो यहाँ पे आपको देना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी बनाकर रखना पड़ेगा। कहीं आपको ऐसा लग रहा हो कि हवा हवा में साइंस ली है, 11th है, स्कूल में वो होंगे, बोर्ड नहीं होगा, आराम से निकल जाएंगे। भाई 11th बर्बाद हो तो 12th भी बर्बाद। फिर 12th में आपको जितना 11th में मज़े लिए ना, उतना आपको 12th में तकलीफ़ें झेलनी पड़ेगी। तो उन तकलीफ़ों से बचने के लिए आप 11th से ही कंसिस्टेंट रहें, मज़ा आने लग जाएगा। आइए आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास ड्राइव्ड यूनिट्स, तो ड्राइव्ड यूनिट्स की बात है। इसमें कहा जाता है, देखिए फंडामेंटल यूनिट्स याद हुआ, चलिए फंडामेंटल में हमारे पास 2 और आते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो साथ साथ में इसको बनाइएगा नोट्स बनाते टाइम, उसी टाइम पे फंडामेंटल के जस्ट नीचे लिख देना है। कहा जाता है देयर आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये सप्लीमेंट्री वाले 2 एक्स्ट्रा होते हैं जो एक एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक है ना,
जिसमें से पहला क्या है आपके पास प्लेन एंगल, दूसरा आपके पास सॉलिड एंगल। अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल जो प्लेन में बने, सॉलिड एंगल जो सॉलिड में बने। तो प्लेन एंगल कैसे बनाएगा? मान लो मेरे पास ये जो आपके पास एक प्लेन है, तो प्लेन में एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने, एक ऐसे खींच दिया, और इनके बीच का ये जो एंगल है थीटा, दिस इज कॉल्ड एंगल। बात खत्म। ये आपने इसको प्लेन एंगल बोल दिया। लेकिन सॉलिड एंगल का क्या है? सॉलिड एंगल का क्या है? ठीक है, अब सॉलिड एंगल कब बनेगा? मान लीजिए आपके पास एक क्या है इस तरीके का कुछ, मान लीजिए तरबूज है ना, तरबूज है। आपने तरबूज में से क्या करा, इस वाले शेप का, इस शेप का एक यहाँ से काट कर निकाल दिया, तो यहाँ पे एक गैप बन गया होगा। इस टाइप का नहीं, 3D की बात कर रहा हूँ मैं। तो वहां पे जो एंगल बन रहा होगा उसको हम सॉलिड एंगल बोलेंगे। तो दो तरह के एंगल हमने अभी आपको समझा दिया, एक प्लेन एंगल जो नॉर्मल प्लेन पेपर वगैरह में आप बना लेते हो, एक सॉलिड एंगल जो 3D ऑब्जेक्ट्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, प्लेन एंगल की जो एसआई यूनिट होती है उसे हम रेडियन बोलते हैं, और जो सॉलिड एंगल की यूनिट है तो उसे हम स्टेरेडियन बोलते हैं। ध्यान समझिएगा, एक का रेडियन है, दूसरे का स्टेरेडियन। ठीक है, अच्छा, रेडियन के जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो RAD है, और इसका क्या है? SR है। SR आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन स्ट्रोंटियम का भी होता है, जो आपके पास एलिमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। प्लेन एंगल रेडियन और सॉलिड एंगल स्टेरेडियन, याद हुआ? अब ये दोनों याद कीजिए। चलो, इन दोनों को अभी तो देख लिया, पहले वो साथ सुनाओ एक बार। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। वो सात आपको हमेशा याद रखना है विद यूनिट्स। गॉट इट? चलिए, अब हम बात करेंगे भाई हमारी यूनिट होती क्या है। अभी आपको सारी चीज़ें बता भी दिया, यूनिट बता भी दिया, लेकिन अब हमारे पास आपके लिए यहाँ पे यूनिट का जो डेफिनेशन है वो आपके सामने यहाँ पे लिखा गया है। तो कहा जाता है, यूनिट सिंपल है, वही चीज़ जो अभी तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, द क्वांटिटी ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ, यूज्ड टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज ऑफ एन आइडेंटिकल टाइप। देखिए, पढ़ने के बाद तो आपको समझ में नहीं आया होगा, पढ़ने के बाद आपको तो मेरे हिसाब से समझ में नहीं आया होगा। तो सर समझ में कैसे आएगा? ऐसे आएगा। मान लेते हैं आपने घर से बाइक, कार कुछ भी निकाला और आप चले गए, तो आपने स्पीड पकड़ ली भाई, मान लेते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की, कुछ और भी हो सकता है कम ज़्यादा, बट फिलहाल अब मानकर चलते हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप जा रहे हैं कुछ भी चलाकर। ठीक है, एक्टिवा, बाइक वाइक कुछ भी ले लीजिए। चलिए, 50 किलोमीटर पर आवर में ये जो 50 है, ध्यान समझिएगा, ये जो 50 है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बिल्कुल हवा में ले जाते हैं, चीज़ों को समझते नहीं, फिर उनको बाद में प्रॉब्लम होती है। ये जो 50 है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। ये जो 50 है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास किलोमीटर पर आवर। ये जो किलोमीटर पर है उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स के नाम से जानते हैं। ये जो आपके पास किलोमीटर पर आवर है उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट्स के नाम से जानते हैं। अब पढ़ते हैं यहाँ पे डेफिनेशन। देखिए, चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। डेफिनेशन रट्टा मारना वही बात हो गई भाई, आपको पका पकाया मिल गया है, डेफिनेशन आपने दिमाग में रट्टा मार लिया है, कोई यूज़ नहीं उसका। ठीक है ना, यहाँ पे आपको उसका कोई यूज जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। इसमें कहा जाता है द क्वांटिटी ऑफ ए कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। ये रहा आपके पास कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। आई ना बात समझ में? यूज टू किस लिए? मेजर करने के लिए। क्या मेजर करने के लिए? द मैग्नीट्यूड ऑफ अदर क्वांटिटीज। किसी और क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। इस मैग्नीट्यूड के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए, उसको मेजर करने के लिए हम एक यूनिट का यूज करते हैं। अच्छा, ध्यान रहे, आइडेंटिकल टाइप का यहाँ पे क्या कहने का मतलब है, जैसे कि 50 किलोमीटर पर आवर है, तो दूसरी जो अगर स्पीड होगी उसकी भी यूनिट आपके पास 50 किलोमीटर पर आवर, मतलब यूनिट जो है वो सेम होनी चाहिए। नो डाउट इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, लेकिन वो भी आपके पास ओवरऑल जो कहते हैं ना किलोमीटर, उसका मतलब लेंथ हो गया, डिस्टेंस हो गया, और इसका मतलब टाइम। तो लेंथ अपॉन टाइम में ही मेजर हो गई एक क्वांटिटी। एक जो फिक्स फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो एक सेम में ही मेजर होता है। लेंथ अपॉन टाइम वो उसकी फिक्स रहती है क्वांटिटीज। अभी हम इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अगर आप सिंपली बताऊं तो यूनिट का सिंपल सा इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर ये आपके पास मान लीजिए पेन है 15 सेंटीमीटर का, अगर ये है पेन, तो ये जो सेंटीमीटर हमने यूज़ किया है वो क्या है? एक यूनिट है, और वो जो पहले 15 हमने यूज़ किया वो एक मैग्नीट्यूड है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए। आइए आगे की बात करते हैं। अब हमारे पास कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आने वाली हैं, जिसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। क्या बोलेंगे हम इसको? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपके पास CGS यूनिट। CGS में जो ये जो CGS स्टैंड होता है, C स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, G स्टैंड्स फॉर ग्राम,
एंड एस स्टैंड्स फॉर सेकेंड। वन मोर थिंग, आपके पास 3 है, आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, इन तीनों में एस देखने को मिलेंगे, और ये जो तीनों को एस है वो तीनों के एस जो सेकंड के लिए ही स्टैंड करता है। तो आपको एक तो आसानी हो गई इसको याद करना कि भाई तीनों का हम सेकंड याद रख लेंगे, हमें सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। तो बाकी दोनों के लिए भी आपके पास सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो भी आपको तुरंत ही याद हो जाएंगे। ठीक है, पहला है सीजीएस, दूसरा है एफपीएस और तीसरा है एमकेएस। ठीक है, सीजीएस में सेंटीमीटर ग्राम याद होगा ही होगा एस सेकंड के लिए, एफपीएस में फुट है, ये पाउंड है। अब यहाँ पे क्या है, एम के लिए क्या आपके पास मीटर है, किलोग्राम है, और फिर ओ एस के आपके लिए सेकंड के लिए। अब चीजों को समझिएगा, पहले वाले यहाँ पे जितने भी यूनिट हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, लेंथ को। दूसरे वाले ये जो चीजें हैं वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, दूसरे वाली जो चीजें वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, मास को, देख लीजिए। और जो तीसरी वाली चीजें वो किसको इंडिकेट कर रहे हैं, टाइम को। तो मास हो गया, लेंथ हो गया और टाइम हो गया, या फिर लेंथ मास टाइम आगे पीछे बोल लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो 3 चीजें अभी मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ, बस आगे से हम इन्हीं के बारे में पूरी की पूरी रामायण जो है वो पढ़ने वाले, पूरी डिटेल में जाने वाले। ठीक है, तो मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ पे ये रहा आपके पास लेंथ, ये रहा मास, ये रहा टाइम। तो ये तीनों आपको याद रखना है कि कौन किसके लिए बस स्टैंड होता है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे एक और आता है SI यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो हम कहते थे। तो ये जो SI यूनिट्स होते थे वो कुछ और नहीं है, ये जो MKS के यूनिट्स है, MKS, उसमें क्या होता है SI यूनिट्स, लेंथ को किस में मेजर करते हैं भाई, मीटर में। तो देखो लेंथ के लिए मीटर यूज किया है। ठीक है, अच्छा, मास के लिए क्या, किलोग्राम। तो लो भाई मास के लिए किलोग्राम में यूज किया है। ठीक है, टाइम के लिए क्या, सेकंड। तो यही आपके पास सेकंड। तो ऐसा यूनिट में भी मास, लेंथ, टाइम के लिए यही यूज करते थे। तो एमकेएस वाले से आप याद रख लेंगे कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में आपके पास ये इनके एसआई यूनिट्स होने वाले हैं। वन मोर थिंग, यस, और अगली चीजों में आपको क्या याद रखना है, एसआई यूनिट्स ये वाले सारे, मास, लेंथ, टाइम, ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स हमने आपको बताए हैं ये आपको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है, ये आपको हमेशा ही याद रखना है। ठीक है, अभी हम आपको बताने जा रहे हैं डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है ना, डेराइव्ड यूनिट्स। देखिए हो सकता है आपको एक आधे टॉपिक में थोड़ा बहुत एक आधी चीजें मिसिंग अगर लगे तो होगा क्या, यहाँ पे अगला वाला जब टॉपिक करेंगे तो उसमें जब पहले वाले को यूज करेंगे बड़े अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर एक आधे टॉपिक में आपको कोई दिक्कत हो, आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप पूछ भी सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि फंडामेंटल यूनिट्स वाले को अच्छे से क्लियर हो सकता है आपको ना हुआ हो कि सर ये बेसिक यूनिट्स कैसे हैं, ये फंडामेंटल यूनिट्स क्यों कहते हैं इसको हम कहीं पे और कैसे यूज़ क्यों नहीं कर सकते। सर आपने बताया कि इसका कोई फार्मूला नहीं होता, ऐसा कैसे नहीं होता, हम तो आपको बता देंगे इनके फार्मूले, और आप बता भी दोगे, गारंटी के साथ आप बता दोगे। तो वही चीज़ मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को क्लियर करवा दूँ, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, एक एक चीज़ क्लियर करवा देंगे हम आपको। उसके बाद क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो होने वाली है। ठीक है, आइए, इसमें कहा जाता है डेराइव्ड यूनिट्स में, these quantities are derived, या फिर आप कह सकते हैं expressed in terms of fundamental quantities। देखा, यही चीज तो मैं आपसे कह रहा था कि derived units हम उनको कहते हैं जो फंडामेंटल से मिलकर बने होंगे। तो फंडामेंटल किससे बने हैं, किसी से भी नहीं। फंडामेंटल बेचारा इंडिपेंडेंट, वही चीज तो बताया मैंने कि जो फंडामेंटल होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक यूनिट्स होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन डेराइव्ड यूनिट्स ऐसा नहीं है। डेराइव्ड यूनिट्स क्या होते हैं, वो बेसिक फंडामेंटल यूनिट से बने हुए होते हैं। अभी समझाता हूँ कैसे। जैसे कि आपके, अब देखिए बेसिक फंडामेंटल यूनिट आपको 7 के 7 हमेशा याद रखने हैं, 7 के 7 आपको हमेशा याद रखने। ठीक है, अच्छा, जैसे कि आपने बोला स्पीड, तो आपसे पूछा जाएगा यार आप मुझे बताओ ये जो स्पीड है, ये जो स्पीड है वो एक फंडामेंटल है या फिर डेराइव्ड है। तो फंडामेंटल है या फिर डेराइव्ड है, ये चीज़ पता करने के लिए आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि यार फंडामेंटल में तो टोटल 7 ही हैं बस, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, बस ये 7 है। अगर वो 7 में से कोई है ये तो ठीक है भाई, फंडामेंटल का नाम दे दीजिए, अदरवाइज ये क्या है, डेराइव्ड यूनिट्स है। अच्छा, अब ये डेराइव्ड यूनिट्स क्यों है, क्योंकि ये जो मिलकर बना है वो किससे मिलकर बना है, फंडामेंटल बेसिक यूनिट से मिलकर बना है। बोलोगे सर आप हमें प्रूफ करके बताइए। लो भाई, स्पीड का फॉर्मूला बताओ क्या होता है, तो वो होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। बताइए, हाँ यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम, सुना ही होगा, ये तो बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे।
तो ये जो डिस्टेंस है वो है एक्चुअल में क्या, लेंथ, और ये क्या हो गया मेरे पास, टाइम। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या जो लेंथ है वो आपके पास फंडामेंटल नहीं है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है या नहीं है? बिल्कुल सर है, ठीक है। क्या टाइम जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है या नहीं है? हाँ सर वो भी है। तो लो भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलकर क्या बना गया आपके लिए, डिराइव्ड क्वांटिटीज। गॉट इट? ये बात समझ में आई? आप दूसरा कोई सा भी फॉर्मूला यूज कर ले, जैसे कि फोर्स का फॉर्मूला, मास इंटू में एक्सेलरेशन, सुना होगा आप लोगों ने। ये जो मास है वो क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 में से है, देख लीजिए अच्छे से। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आप लोगों ने सुना होगा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी जो भी है। अच्छा, वेलोसिटी का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, और नीचे में आपके पास ऑलरेडी टाइम है। अब इसको तोड़ते जाइएगा तो पता चलेगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेंथ है, और नीचे क्या है, टाइम है, और वो दोनों क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटीज है। आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आप इतना बड़ा देखकर आप डर जाते हैं कि और ये तो हमें पता ही नहीं चलेगा क्या है। कोई बात नहीं, उसको तोड़ते जाइए ना, तोड़कर ओवरऑल आप कहाँ पहुँचने वाले पता है, वही 7 के पास, और 7 भी आपके पास नहीं होंगे, लास्ट वाले 2 बहुत कम यूज होते हैं अभी के लिए आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग के जो 3 आपको बताए, मास, लेंथ और टाइम, फिलहाल के लिए 12th में आपको 5 आ जाएंगे, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर और करंट। बट अभी के लिए सिर्फ मास, लेंथ और टाइम पे आप ध्यान दीजिए, ज़्यादा फोकस्ड रहिए। ये जो तीनों है वो कहीं भी आपको किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटीज में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप बस उसको तोड़ते जाइए, तब तक तोड़ते जाइए जब तक आप फंडामेंटल के पास पहुंचने जाएं, और गारंटी के साथ आप वहीं पे पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए। तो ये जो एग्जांपल्स आपको लिखा है मैंने, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, कोई सा भी आप उठा लीजिए, इसको तोड़ते जाइए, वापस आप मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट के पास ही पहुंचेंगे। जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताए, सिर्फ आप वहीं पे जाकर पहुंचेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ड्राइव्ड यूनिट्स कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए, ये चीज़ हमने आपको बता दिया, यूनिट बता दिया, ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपको याद रखने हैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, बड़ी छोटी छोटी सी चीज़ें हैं। आइए कुछ चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये जो प्रीफिक्सेस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सबसे ज़्यादा कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे, क्योंकि इतने सारे बच्चों के लिए याद रखना थोड़ा सा मुश्किल वाले काम हो जाते हैं। यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो 10 की पावर में 1 2 3 6 9 12 15 एंड 18 देखने को मिल रहा है, ये वाले। लेकिन सर क्या हमें सारे के सारे याद रखने हैं? देखो भाई, अगर आप सारे के सारे याद रख पाते हो, वेल एंड गुड भाई, बट अगर नहीं रख पाते हो, जो कि थोड़ी सी मुश्किल होते हैं बच्चों के लिए, पर कोई बात नहीं, हम आपको बताते हैं कौन कौन सा आपको याद रखना है। एक तो किलो का याद रखना है, एक तो मेगा का याद रखना है, एक तो गीगा, जो कि आपने सुना भी है, ये तीनों आपने पहले ही से सुना है। नेक्स्ट आपके पास, ये टेरा क्यों लिख दिया, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, टेरा, ये टेरा, ये वाले बहुत कम यूज होते हैं। आपको जो यूज करने हैं सबसे ज़्यादा वो ये वाले यूज करने हैं, ये 3 यूज करने हैं। प्लस वाले में अभी माइनस वाले की तरफ भी लेकर आऊँगा मैं आप लोगों को। अभी इनके जो पावर है वो माइनस में भी आपको देखने को मिलेगा। अब माइनस वाले पावर कौन कौन से हैं आइए समझाता हूँ। ये देखिए, जब प्लस वाले हैं तो उसको मल्टीपल कहते हैं, जब माइनस वाले होते हैं तो उसे हम सब मल्टीपल्स कहते हैं। तो ये वाले में से, इन वालों में से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं? नो डाउट सेंटीमीटर और यार मतलब डेसीमीटर, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करोगे, मिलीमीटर, माइक्रो भी यूज़ करोगे, नैनो भी यूज़ करोगे, एक्स्ट्रॉम भी यूज़ करोगे, पिको भी यूज़ करोगे, यहाँ तक आप यूज़ करोगे सारे। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देख लीजिए, हद से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है भाई, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को यहाँ पे देखने की ज़रूरत है। ये ऐसे प्रीफिक्सेस हैं जिसे आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं, यूनिट कन्वर्जन में आप इसका यूज़ करने वाले हैं। बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर जो है वो हो गया होगा। ठीक है, ओके। तो ये प्रीफिक्सेस और ये इनके सिंबल्स होते हैं, तो ये याद रखिएगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, जिससे आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि इनका क्या मतलब है। और ये सिर्फ प्रीफिक्स है, ये कहीं पे भी यूज हो जाता है, लेंथ में, मास में, टाइम में, कहीं पे भी आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला 1 मिलीग्राम का आपने नाम सुना ही होगा, तो 1 मिली, तो मिली की जगह आपने क्या रख दिया, 10 की पावर -3। भाई यही तो सिखाया अभी मैंने आप नीचे माइनस वाले में, कि मिली का मतलब क्या था, 10 की पावर -3। तो 1 मिलीग्राम मतलब 10 की पावर -3 ग्राम, बात खत्म। इस तरीके से यूज करेंगे। 1 पिकोमीटर, पिको का मतलब समझा दिया था कि 10 की पावर -12 होता है, तो इसके जगह -12 आ गया मीटर। ठीक है, बाकी इनके बारे में और आपको डिटेल में समझाया जाएगा। जैसे आपने 10th क्लास में ओम्स लॉ पढ़ा है, तो ओम होता है 1 मेगा ओम कह दिया मैंने, लो भाई, मैंने सिंपल ओम नहीं बता, 1 मेगा ओम बना दिया, तो मेगा की जगह 10 की पावर 6 था, तो कितना हो गया, 10 की पावर 6 ओम हो गया, खत्म बात। तो ये क्या होता है, बड़े बड़े क्वांटिटीज को, बड़े बड़े मेजरमेंट्स को थोड़ा सा छोटा करके दिखाने के लिए हम इन यूनिट्स का यूज करते हैं।
या फिर बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो उसको सिंपलर फॉर्म में दिखाने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव टेंस की पावर वाले प्रीफिक्सेस को। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। खैर ये चीज़ें तो आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आप लोगों को टाइम के साथ याद हो भी जाएंगे, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, अब हमारे पास मेजरमेंट ऑफ लेंथ, ये छोटी छोटी चीज़ें अब आपको जो है वो यहाँ पे देखने को मिले, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड वगैरह, और यहाँ तक प्रैक्टिकल यूनिट्स मास वगैरह, ये हो गया ये हो गया। उसके बाद स्मॉलेस्ट यूनिट्स प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ एरिया देखने को मिलेगा और सिग्निफिकेंस वगैरह। तो यहाँ तक एक दो, मतलब ज़्यादा लंबी वीडियो मैं सोच रहा हूँ ना ही बनाऊँ, 20 से 30 मिनट के आसपास, जो कि 25 मिनट पे अभी हम पहुँचे हुए हैं। तो देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आप लोगों को, समझिएगा चीज़ों को। आप लोगों को अगर कुछ डाउट होता है तो 74285256 एंड 69 लो, इस वाले व्हाट्सएप पे सेंड कर देना है। कोई अगर ऐसा क्वेश्चन हो जो आपसे ना हो रहा हो, कोई ऐसा चैप्टर्स के आपको वीडियोस जल्दी चाहिए, उनके स्कूल्स में हो रहे हैं, तो वो बता दीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग हम आपके लिए ला देंगे। बाकी मैं भी रेगुलर वीडियोज अपलोड करूँगा तो बहुत जल्दी हम आपके स्कूल वाले सिलेबस के पास भी पहुँचा देंगे, टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छे तरीके से। बाकी फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि हमसे नहीं हो रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, हम ट्यूशन भी जा रहे हैं उसके बाद भी हमें समझ में नहीं आता, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो मैंने देखे यहाँ पे हम अपने ऑफलाइन क्लासेस में, बहुत ज़्यादा स्कूल्स के टीचर्स के साथ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आता, तेज़ पढ़ाते हैं, एक दिन की क्लास 20 हो गए, आगे को समझ नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उस केस में आप हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को क्लियर करना, तो आप पर्सनल ऑनलाइन क्लास को प्रेफर कर सकते हैं, जो जहाँ पे मैं आपको प्रॉपर 1 घंटे का टाइम दूंगा, 1-on-1 क्लास होगा। बट ध्यान रहे ये जो क्लासेस होंगे वो पेड होंगे, तो इन क्लासेस को मतलब अगर आप अफोर्ड करते हैं पेड क्लासेस तो ही आप आएँ, अदरवाइज़ आपके लिए जो भी यहाँ पे कंटेंट है जो डालूंगा उससे आप अच्छे से करने की कोशिश करें। बाकी आपके डाउट्स के लिए तो कोई पैसे नहीं लेता, मैं बिल्कुल फ्री में डाउट्स आप लोगों के क्लियर करवाता हूँ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को जो भी डाउट्स हो व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिए, वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो अगर आप लोगों को यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो हम ज़्यादा लंबी लंबी वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिवाइड करके चीज़ों को कर लेंगे। लेकिन एक ही शर्त पे आप दूसरे नंबर वीडियो पे जाएं, जब पहले नंबर वाले वीडियो को, ये पहले नंबर वाले वीडियो को आप बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं, नोट्स बना चुके हैं और साथ में आप उसको रिवाइज करते रहिए। जैसे आज के वीडियो का अगर मैं ओवरऑल बताऊं कि आपको क्या याद रखना है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज याद रखना है और ये समझ लेना है कि ड्राइव्ड यूनिट्स फंडामेंटल से निकल कर आए हैं, वही उसी से बने हैं, और 3 सिस्टम से आपको वो याद रखना है, CGS, FPS और MKS। ऐसा इंटरनेशनल यूनिट्स वही MKS वाले का यूज़ करके करते हैं। तो ये जो हो गया आपके पास छोटी छोटी चीज़ें, आज थोड़ी कुछ ज़्यादा कुछ करवाया मैंने आप लोगों को, भाई बहुत ज़्यादा मुसीबत वाले काम करवा दिया ना, बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को मैंने क्लियर करवाया, और डेली का काम डेली करते रहें तो सारे जो काम होंगे वो आप लोगों के लिए मस्त हो जाएंगे। बिंदास रहिए, टेंशन मत लीजिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ आप सभी को चीज़ें समझ में आ गई होंगे, और अगर ऐसा है तो यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो कि आप लोग करते नहीं है, और शेयर करके सपोर्ट करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिएगा मुझे उतनी ज़्यादा रीच मिलेगी, जितनी ज़्यादा रीच मिलेगी उतना ज़्यादा मैं रीच हो जाऊँगा। आई है, चलो तो प्रैक्टिस करते जाइएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।